नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आप सभी के बीच में एक बेहद ही खास बातचीत लेकर के आए हैं, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में हम चुनावों की बात करें, इस समय पर बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, सभी अपनी पुरजोर तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर हम कांग्रेस भवन की बात करें तो यहां पर आज मेला सा लगा हुआ है, क्योंकि आज अंतिम दिन था आवेदन देने के लिए। विधायक अगर किसी को बनना है तो उसके लिए पहले आवेदन देना होगा और उसके बाद हाईकमान के द्वारा यहां पर टिकटों का आवंटन किया जाएगा। आज इसी कड़ी में हमारे साथ यहां पर हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, जो कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से यहां पर इन्होंने आवेदन भरा है और वहां से इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा नाम पत्रकारिता में होने के बाद क्यों ये यहां पर राजनीति की दुनिया में आए। जीएस तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। यही सवाल है मेरा सबसे पहले, आखिर क्यों आपका जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से राजनीति की तरफ आना हुआ? मनोज, देखिए, मैंने 15 साल तक जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है और मैं अपने काम से बेहद संतुष्ट हूं। जैसा आप इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं कि मैं काफ़ी लोग जो हिमाचल और हिमाचल के बाहर मुझे इस मीडिया के माध्यम से जानते थे। मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 15 साल काम करने का मौका मिला। उसके बाद जैसा आपने कहा कि एक अच्छी पत्रकारिता का काम जब चल रहा था, उसके बाद आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ मनोज, जो मैंने आज तक शायद ही किसी को कही होगी, ये बिल्कुल एक सीक्रेट था कि 2019 में जब 17 के बाद 18 के बाद जो इलेक्शन आए थे, उसके बाद बीरबल सिंह जी, जो राजा बीरबल सिंह जी, वो घर में बैठते थे और वो घर में कई बार बाहर कैंपस में धूप सेकते थे। तो मैं कई बार उनको मिलने जाता था, मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। तो उन्होंने मुझे ये कहा था उस समय कि आप क्यों ना राजनीति करना शुरू कर दो, और आपके पत्रकारिता से मैं बेहद खुश हूँ। मैंने आपकी पत्रकारिता भी देखी। अब मुझे लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शौक जैसा रहा, हैरान हुआ कि हिमाचल के आधुनिक निर्माता राजा बीरबल सिंह ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार को कि आपको राजनीति करनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि सर, अभी मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे पास परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बड़े भाई साहब के बच्चे पढ़ते थे, वो उस समय एपेक्स पे पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं अभी इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन समय आने पर मैं आपको इस बात का फीडबैक दूंगा, वापस रिप्लाई करूंगा। तो उन्होंने कहा था मेरे को इंतजार रहेगा आपकी बात का, और मैं आपकी पत्रकारिता से बेहद खुश हूं। मुझे अब चाहिए कि आपको कांग्रेस पार्टी में बतौर राजनीतिज्ञ, बतौर लीडर एक काम करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह मनोज यही रही, और मेरे दिमाग में उसके बाद मुझे लगा कि जो आधुनिक हिमाचल निर्माता है राजा बीरबल सिंह, अगर वो मुझे ये सोचते हैं कि मुझे राजनीति करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करनी चाहिए। पहली वजह ये रही। उसके बाद जब अभी ये चुनाव का दौर जब शुरू हुआ मनोज, तो मैं अपने गाँव गया था, एरिया में गया। उस समय लोगों ने मुझे कहा कि आपने पत्रकारिता की, वो एक पर्टिकुलर फील्ड है और लोगों को आप एक माइक के माध्यम से, एक टीवी के माध्यम से सेवा करते हैं। अब आपको चाहिए कि आप जनता से सीधे जुड़ो। और हम चाहते हैं कि पांवटा में जब 2012 में हम जो डिलिमिटेशन में हम पांवटा से, शिलाई से जो पांवटा आए थे, तो मेरा जो गिरिपार का क्षेत्र है उसमें लगभग 16 पंचायतें हैं और 22,000 वोट है। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैं प्योर पहाड़ी हूं, प्योर ग्रामीण क्षेत्र का बैकग्राउंड का आदमी हूं। पांवटा का सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वो गिरिपार का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस बार गिरिपार से एक कैंडिडेट होना चाहिए। तो उस उनकी जनता के आदेश को सुनते हुए मैंने ये स्वीकार किया कि मैं एक कोशिश करता हूं कि मैं राजनीति में आने का, सक्रिय राजनीति करूं। उसके बाद जब मैं शिमला पहुंचा, लोगों ने मुझे आदेश किया कि आप पार्टी हाईकमान से मिलिए, उनसे अपनी बात रखिए। जब मैं शिमला पहुंचा तो इन्होंने मुझे यहां पर जो है पार्टी में प्रवक्ता का जिम्मेदारी दी है। तो इस वक्त मैं बतौर प्रवक्ता भी काम करता हूं, और साथ ही साथ मैंने टिकट के लिए, जैसा आपने अभी कहा, मैंने टिकट के लिए भी आवेदन किया है। अगर मुझे प्रदेश कांग्रेस हाईकमान अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी और केंद्रीय हाईकमान AICC महासचिव और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला जी मुझ पे विश्वास जताते हैं, तो मैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तोमर जी, यहाँ पे आपने बात कही कि सबसे पहले वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने आपको जो कहा कि भाई आप इस लाइन में आइए, पत्रकारिता में बहुत हो गया, अब आप राजनीति की लाइन में आ जाइए। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि फिर आप जनता के बीच में भी गए, जनता का भी खूब प्रेम मिला जी। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ग्रास रूट लेवल पर आप उन जनता से किस तरह से जुड़े हुए
कितना आपका वहाँ पर जाना होता है, किस तरह से जो है वो आपका उनसे लगाव है, जुड़ाव है? देखिए मनोज, हमारा जो परिवार है वो कई लोग हमारे संवैधानिक कुर्सियों पर भी रहे हैं, उन्होंने लोगों की अपने तरीके से सेवा की है। इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे परिवार से सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़े हैं, प्रधान तक रहे हैं परिवार में, लेकिन उससे बड़ा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरे पिताजी शायद सरपंच भी रहे अपने टाइम में, लेकिन उससे बड़ा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था। मेरे परिवार के प्योर लोग जो है, सभी लोग और पूरा गांव और एरिया जो है कांग्रेस को सपोर्ट करता था। जब हम 2012 से शिलाई में थे तो ठाकुर गुमान सिंह जी को हमने 7 बार जिताया, हर्षवर्धन चौहान की भी मदद की, वो भी जीते। उसके बाद जो लोगों से जुड़ने की एक वजह, देखिए हमारे सभी लोगों के साथ रिश्तेदारी है, सभी गाँव में रिश्तेदारी रहती है, क्योंकि हमारे गाँव बहुत बड़े बड़े हैं, 100 घर है, 150 घर है, उसमें आपका आना जाना रहता है। चाहे आप 3 महीने में जाओ, दुख सुख में जाओ, बीच बीच में आना जाना रहता है, वो सब लोग मुझे पहचानते हैं। रही बात पोंटा शहर की, तो वहां पर मैंने +1 2 की स्कूल वहां से किया, स्कूलिंग मेरी वहां से हुई, मेरा पूरा कॉलेज पोंटा साहिब से हुआ। तो मेरे पूरे परिवार के आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे पोंटा में रहते हैं, जिनके वहाँ मकान है, जिन्होंने वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई अभी तक मुझे लगता नहीं कोई की समस्या आएगी कि मुझे लोग पहचानने में दिक्कत आएगी या लोग मुझे जानते नहीं होंगे। लोग मुझे जानते हैं, और कई लोगों ने तो यहाँ तक किया, जब मैंने लोगों से व्यक्तिगत जनसंपर्क साधा तो लोगों ने कहा कि आप इस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आप निर्दलीय भी खड़े होते हैं तो आपको बीजेपी भी और कांग्रेस भी वोट करेगा। वो आपको लेके कभी ये नहीं पूछेगा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप जाइए लोगों में, आप लोगों से हाथ जोड़िए, लोगों से वोट मांगिए, लोगों का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा। तो जनता के आदेश के बाद मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अब पत्रकारिता पर थोड़ा सा विराम लगाना है और मुझे राजनीति शुरू करनी है। तोमर जी, आपके अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ सुखराम चौधरी है, जिन्होंने पिछली दफा किरणेश जंग को लगभग 13,000 के आसपास वोट मार्जिन से हराया था, और किरणेश जंग भी एक बड़ा नाम है अगर हम कांग्रेस की बात करें तो। डेफिनेटली इस बार वो भी अपना यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, भर रहे हैं, वो भी टिकट के लिए होड़ में है, सभी है, और नए चेहरे इस बार कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। कितनी टफ आप ये यहाँ पर फाइट देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर कांग्रेस से ही जो है वो आमना सामना हो जाएगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक तरफ सुखराम चौधरी है, एक तरफ किरणेश जंग है। अब किरणेश जंग जी की भी अगर हम बात करें तो एक तरफ आप उनके सामने वहां पर आकर खड़े हो गए, त्रिकोणा यहाँ पर जो है मुकाबला बना। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मैं इस इंटरव्यू की बात करूं, देखिए सबसे पहले बात यह है कि लोग एक ही प्रत्याशी को बार बार वोट करने में उब जाता है। ये दोनों वरिष्ठ लीडर हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, चाहे वो सुखराम चौधरी जी हो ऊर्जा मंत्री, चाहे किरणेश जंग जी हो चौधरी, दोनों बड़े हैं। लेकिन जिस तरह से इनको कई बार लोगों ने वोट किया है, और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस में कि एक नई ऊर्जावान लोगों को, नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि नया जो प्रत्याशी होता है वो बेदाग होता है, उसको लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आपको मैं बताऊं कि पोंटा साहिब को प्रदेश की जयराम सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय दिया है। आप पोंटा शहर में जाइए, दूसरी चीजें छोड़ दीजिए, विकास के कार्य, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये बिजली के क्षेत्र में भी ये नहीं लगेगा कि ये ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र है। आपको लगेगा कि जैसे 40 साल पहले, 20 साल पहले पोंटा की स्थिति थी, वही दयनीय स्थिति आज है, वही हालत बिजली की है। मेरे को तो लगता है कि लोगों की तो ये भी कहना है कि अब हालत बदतर हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय मिलने के बाद पोंटा में बिजली की हालत और खराब हो गई है, लोगों का तो ये कहना है। आप ये बताइए, ऐसे मंत्री को, ऐसे प्रत्याशियों को लोग क्यों वोट करेंगे? मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पोंटा से गिरिपार क्षेत्र 15 किलोमीटर के बाद शुरू होता है। गिरी के बाद 16 पंचायतें हैं, 22,000 वोट है। हमारे जो ऊर्जा मंत्री है, पता नहीं ये जयराम सरकार के नोटिस में है या मुख्यमंत्री के या नहीं, पर मैं लाना चाहता हूं, पुरवाला में आज से 20-30 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन था। अभी हम शिलाई से अलग हुए तो शिलाई से जो है पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन पुरवाला में रख दिया सुखराम चौधरी ने, फिर वहां पर आईपीएच का भी सब डिवीजन रख दिया। मैं हैरान हूं, बीजेपी के लीडर से भी पूछता हूं और गिरिपार की जनता से पूछता हूं, क्या गोरखवाला में ही, पुरवाला में ही सब डिवीजन खोलने चाहिए? क्या उनमें से जो पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन वो राजपूत नहीं होना चाहिए था? क्या जो उसमें से आईपीएच का सब डिवीजन वो भंगानी में नहीं होना चाहिए था? आप विकास के कार्यों को जनता के द्वार पे लेके जाओ। आप एक खड़ुवाला में और पुरवाला में हब बना रहे हैं। जो आदमी बनौर से चलेगा सर, जो आदमी किलौर से चलेगा, बढ़ाने से चलेगा, उसके लिए तो उतना ही दूर तो खड़ुवाला पुरवाला है, उतना ही दूर पोंटा साहिब है। अगर वो पोंटा साहिब जाएगा तो 2 काम और भी कर देगा, क्योंकि वहां दूसरे भी ऑफिस है। मैं मनोज एक चीज से और हैरान हूं,
अभी राजपुर में एक जगह है, आंध्र भोज की बहुत फेमस जगह, सेंटर प्लेस है राजपुर, वहां पर उप तहसील दी है ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने। मैंने उनकी वीडियो देखी, वो पूरे शरियाम बाजार में नाटी डाल रहे थे। तो मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि गिरिपार का जो क्षेत्र है उसको एक अलग कंस्टिट्यूंसी बना दी है, अलग निर्वाचन क्षेत्र बन गया है शायद, इसे मंत्री जी जो है नाटी डाल रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि 52 साल के बाद एक राजपुर में छोटी सी जो उप तहसील देने की जो एक उपलब्धि हासिल की है, उसमें मंत्री जी बाजार में जाके नाटी डाल रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि क्या इन नेताओं के दिमाग में भी क्षेत्रवाद होता है? क्या ये पांवटा के जो शहर में है, क्या जो पहाड़ के लोग हैं, क्या उनके बीच में सामंजस्य नहीं होना चाहिए? वहीं में अगर कांग्रेस की बात करूं तो हमने आंध्र भोज के लोग भी कहते हैं और मैंने पांवटा के लोगों से भी सुना है कि जो बड़े भाई किन्नेर जंग जी है उनको उन्होंने कई बार वोट कर चुके हों। 2012 से उन्होंने 17 तक उनको विधानसभा भेजा। शायद उनकी कार्यशैली उनको लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए लोगों ने उनको 2017 में नकार दिया। जबकि 2012 से और 2017 के बीच में तो आधुनिक हिमाचल निर्माता राजा बीरबल सिंह जी बैठे हुए थे। आप विकास के हजारों काम ला सकते थे। जो वहां पर आंध्र भोज में कॉलेज है, एक भरली में आंध्र भोज में कॉलेज दिया राजा बीरबल सिंह ने, वो भी हो सकता है कि किसी की बड़े आदमी के, एक आंध्र भोज के व्यक्ति की किसी व्यक्तिगत वो एफर्ट रहे हों, उसमें राजनीति का कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा है। क्योंकि वो कॉलेज जो है बीरबल सिंह के साथ जो संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान था, उन्होंने एक व्यक्तिगत आग्रह पे वो कॉलेज मांगा था। आज वहां पर 500 से ज्यादा बेटे और बेटियां पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो अगर पांवटा शहर और गिरिपार जो क्षेत्र है उसको अगर एक रूपता देनी है तो मनोज, उसके लिए जरूरी होगी कि आप ग्रामीण क्षेत्र को जो है नेतृत्व का मौका दें। जी बिल्कुल। तो जी तोमर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रामीण नेतृत्व को एक बार यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन तोमर जी, इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि मनीष जी, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे युवा कांग्रेस के, उन्होंने भी वहां से अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्हें शायद ऐसा लगा कि भाई हमें टिकट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि किन्नेर जंग जैसा बड़ा नाम वहां पर मौजूद है, और वो समय रहते ही आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। तो तोमर जी, आपको किस वे में लगता है यहाँ पर कि आपको टिकट मिल जाएगी? एक इतने हम कह सकते हैं मजे हुए मनीष जी भी जो है वो काफ़ी मजे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं, और प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कांग्रेस का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है। बावजूद उनके उन्होंने हिम्मत हार ली, आप अभी भी हिम्मत बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जनता का आदेश है कि आप टिकट के लिए एक बार संघर्ष कीजिए। अगर आप संघर्ष में जीत गए तो वो उनकी इच्छा होगी, उनकी किस्मत है। अगर मैं संघर्ष में टिकट लेने में असफल रहता हूं, उसके बाद भी मैं उनके जनता के द्वार में जाऊंगा। उन लोगों को मैं फिर पूछूंगा कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं टिकट की दौड़ से बाहर हो गया हूं, तो अब आपका मुझे क्या आदेश है? देखिए मनोज, मैं वहां का गिरिपार क्षेत्र का हूं, मैं लोकल आदमी हूं, मेरे फैमिली को बच्चा जानता है पूरे पांवटा में, पूरे हिमाचल में, सिरमौर में। मनीष भाई की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो रोडू से बिलोंग करते थे। उनके लिए शायद ये जो धरती पुत्र की जो बात है, उनके लिए शायद ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, उनके लिए प्रॉब्लम बनी। और जैसे ही जो वहां के लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि मनीष बहुत अच्छा आदमी है, संघर्ष कर रहे हैं बहुत सालों से पार्टी के अंदर भी और लोगों के बीच में भी, और उन्होंने पांवटा को फोकस भी किया था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर हम बाहर के कैंडिडेट को जिताएंगे तो एक सवाल ये जरूर उठेगा कि क्या आपके पास इस लेवल का, इस काबिलियत का कोई अपना आदमी नहीं था, अपना बेटा नहीं था? तो ऐसे में जब मेरा नाम सामने आया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी शायद ज्वाइन कर लिया, और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, कहीं से भी आदमी अपनी इच्छा जता सकता है। लेकिन वहां का दूसरा जो मनोज मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है, जो भाई किन्नेर जंग जी है, वो हमारे आदरणीय हैं, बहुत सीनियर आदमी है, उनके लिए भी हम लोगों ने और जनता ने वोट किया है। बीच में शायद हो सकता है उनके क्या कमियां रही, या लोगों से जो जनसंपर्क थोड़ा कम हुआ, या सुखराम चौधरी जी ने ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचा, क्या कमियां रही कि लोग थोड़े से नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो नया आदमी है, जो एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ आदमी है, मुझ पे अभी किसी भी तरह का ना तो संपर्क को लेकर कोई सवाल है, ना लोगों को यह कहना है कि इसने काम नहीं किया या 5 साल इसने सत्ता का सुख भोगा, तो मुझ पे लेकर इस तरह का कोई सवाल अभी फिलहाल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो पांवटा के लीडर्स है, उनको ग्रामीण क्षेत्र के किस तरह का वहां प्रॉब्लम होती है उनको पता नहीं होता है। क्योंकि राजपुर में अस्पताल की बहुत बुरी हालत है, बनौर तक का सड़क देखे मनोज आप, तो आप हैरान होंगे। 100 आदमी बस में बैठे होते हैं, अगर एक दिन भी बस में कुछ हो गया तो आप यकीन मानिए सैकड़ों घरों के जो चिराग है, परिवार है, उजड़ जाएंगे। वहाँ की सड़कों की हालत देखिए आप लोग, वहाँ के स्कूल देखिए आप लोग, बहुत बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनके लिए
गिरिपार का जो क्षेत्र है वो सिर्फ वोट बैंक है, आप वोट दीजिए, हमें जिताइए और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर अपना प्रत्याशी होगा, अपना कोई कैंडिडेट उतरेगा तो हम उसको वोट करेंगे, तो कम से कम ये तो लगेगा कि बेटा हमारा है, अगर जीतता है, कल को वो कुछ सफल होता है तो हमारी रक्षा तो करेगा, ध्यान भी रखेगा। दूसरा मनोज, जो गिरिपार का क्षेत्र है, मैं दावे से कहता हूं बीजेपी ने जो है गिरिपार के जो क्षेत्र को, खासकर जो पूरा ये 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसके अंदर जनजातीय क्षेत्र का जो मुद्दा उठाया इन्होंने जोरदार ढंग से, मुझे लगता है कि जो पांवटा का ऊर्जा मंत्री है या पांवटा के जो विधायक है, उनको गिरिपार क्षेत्र से उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनके लिए कोई, हाँ शिलाई को हो सकता है, रेणुका को हो सकता है, पछात को हो सकता है, क्योंकि प्योर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें आ रही है, लेकिन हमारी तो सिर्फ और सिर्फ 16 पंचायतें जनजातीय क्षेत्र में आएगी अगर कल को हम सफल होते हैं। तो मैं ये भाजपा से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ये वोट बैंक की राजनीति ना बनाए। ये 2016 में राजा बीरबल सिंह जी ने दिल्ली फाइल भेजी थी, कांग्रेस पार्टी ने इसमें बहुत मेहनत की है, काम किया है। अब आपकी सरकार हिमाचल में भी है, दिल्ली में भी है, तो आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वहीं जो वहां के लोकल है, पूरे जो बड़े पढ़े लिखे लोग उस दौरान के थे, वो उन्होंने भी इसमें बहुत संघर्ष किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो गिरिपार क्षेत्र है, पांवटा से गांव ग्रामीण क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं पांवटा के जो प्रतिनिधि है उनके लिए थोड़ा बहुत दूर का मामला बनता है। जी तोमर जी, यहाँ पर हम आपसे और भी जो है वो 2-4 प्रश्न ज़रूर पूछना चाहेंगे। आपने जैसे कि बात कही कि ना सुखराम चौधरी वहाँ पर वो सुख सुविधा जनता तक पहुँचा पाए और ना ही किरनेश जंग की भी जो है वो इस तरह से कमियाँ वहाँ पर रही है। लेकिन अगर बावजूद उसके आपने आवेदन यहाँ पर किया है, अगर बावजूद इसके किरनेश जंग जी को टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से, तो आपकी क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी? आप क्या इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ चलेंगे? देखिए मनोज जी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दूसरा सबसे बड़ा सवाल है और आपने पूरी तरह से दुविधा में जरूर डाल दिया है। देखिए, अगर टिकट बड़े भाई किरनेश जंग को मिलता है और उसके बाद मेरी क्या भूमिका रहती है, अभी तो मैं पार्टी में मुझे प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा मोह प्रवक्ता से भी नहीं है। अगर मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी जो प्रबुद्ध जनता है, जनता जनार्दन अगर मुझे ये बोलती है कि आपको अब थोड़ा सा विचार बदलना पड़ेगा, तो मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम पार्टी के साथ चलेंगे और आपको सपोर्ट करना है, चाहे लोगों को पसंद है कैंडिडेट या नहीं है, फिर भी हमें साथ चलेंगे, तो फिर मैं जनता की आवाज़ को सुनूंगा और उसकी आवाज़ के मुताबिक अगली राह पकड़ूंगा। और यदि आपको टिकट मिलता है फिर आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए मनोज, हमेशा जब कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो ये दिमाग में रखिए कि मैं हारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेहनत आप 100% कीजिए कि मैंने जीतना है। तो दोनों परिस्थितियों में आपको अपनी तरह तैयार रखना है। और जिस तरह से मैं एक नया चेहरा हूं, और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं कि नई टीम को जगह मिलनी चाहिए, नए लोगों को जगह मिलना चाहिए, और रानी प्रतिभा सिंह भी अपने आप नए हैं, कोई बहुत सीनियर लीडर नहीं है, और 54-55 साल के होने, एज के होने, तो इस उम्र में हम एक युवा मान सकते हैं उनको। तो मुझे ये मेरा ही मानना है कि अगर युवाओं को मौका दिया जाता है तो एक लोगों में एक नया उत्साह आएगा, जोश आएगा, लोग इंटरेस्ट लेंगे इलेक्शन में। जो टेस्टेड चीज़ होती है, अब लोग T20 खेलते हैं मनोज, टेस्टेड चीज़ पर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लोग पता लगा चुके होते हैं कि इसमें इतनी काबिलियत, इतना काम किया है, तो बार बार मौका शायद नहीं मिलता है। नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा तो वो नए तरीके से, नए ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ लोगों के बीच में जाएगा। तोमर जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप क्या विजन लेकर चलते हैं? क्योंकि पत्रकारिता में भी जो है वो आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने चीज़ें ग्राउंड लेवल पर देखी है। आप बीइंग न्यू फेस, बीइंग यंग लीडर, आप क्या विजन अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं कि अगर यदि आपको मौका मिलता है तो आप इन चीज़ों को, उसका काया पलट कर दें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मैंने 15 साल का जो अनुभव मीडिया में सीखा है, आप कैसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। मैंने लगभग 3 से 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। जो मैंने यहाँ सीखा है शिमला में रहकर और पूरे प्रदेश में घूमकर, उस चीज़ का अनुभव का फायदा मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पांवटा साहिब को देना चाहता हूँ। मैं जब वहाँ देखता हूँ कि जो 1990 की जो हालत थी, सड़कों की, स्वास्थ्य की, स्कूल की, और जो कई तरह की जो बुनियादी सुविधाएं, रोजगार को लेकर वहाँ बहुत दिक्कतें हैं अभी मनोज। वहाँ पर पड़ोसी राज्यों के लोग और लगभग पूरे देश से 26 राज्यों के लोग पांवटा में रहते हैं, जबकि वहाँ का जो युवा पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार घूम रहा है। कितनी दुखद बात है। उनके लिए रोजगार का एक माध्यम बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ जो विकास के कार्य हैं, क्यों नहीं पांवटा में एक सरकारी हेलीपैड तैयार किया जाता? अभी आपको पता होगा, जयराम जी पांवटा आए थे, वो भरली गए,
वहाँ पर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने हैरानी जताई कि मुझे पता ही नहीं था कि पोंटा में भी एक ग्रामीण क्षेत्र है और वो भी ऐसा आंधबोध जैसा क्षेत्र। मतलब अभी मुख्यमंत्री ने पहला ही दौरा किया, इसलिए उनको ये पता नहीं है कि लोग पहाड़ों में अभी भी रहते हैं और पोंटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी प्लेन नहीं, ये पहाड़ी है। तो वहाँ की जो सड़कें हैं, अभी बरसात में जयराम जी पोंटा गए थे तो वहाँ हेलीपैड क्रैश होने से बचा, वो गड्ढे में जो है कीचड़ में उसका टायर फंस गया था, तो हेलीपैड तक नहीं बना पाए ऊर्जा मंत्री पोंटा के। एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर, पूरे देश की वहाँ 281 यूनिट वहाँ पर लगी हुई है इंटरनेशनल लेवल की, वहाँ पर अभी तक एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ की सड़कों की हालत बहुत खराब है। वहाँ पर अगर आप बाईपास से निकलेंगे, वो रोड जो है बंगानी, राजपुरा, अंबोया, नगेता, भैला, टोरू होता हुआ किलौर तक जाता है, उस रोड पे आप मनोज चलेंगे तो आप हर मिनट आपको जो है एक्सीडेंट का, दुर्घटना होने का खतरा महसूस होगा। बनौर का रोड एक काम करते हैं, 4-5 साल तक उस काम का जो है कंप्लीशन नहीं होती है। कई बार एक ही सड़क का टायरिंग के लिए टेंडर हो रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो अभी वहां राजनीति की जा रही है या जो प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास हो रहा है कि आपने जल्दी नहीं करना वरना ये अगली मांग रखेंगे लोग, वहां की जनता, या आपने जल्दी काम नहीं करना कि कहीं विकास का कार्य पूरा ना हो जाए। तो ऐसा लगता है कि एक लंबा पारी खेलने की सोच चल रही है। लोगों को काफी सारी अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई जाती है, बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे भगवान की आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उन बुनियादी जरूरतों को जिनके लिए अभी तक आंधबोध, गिरिपार क्षेत्र, पूरा पोंटा अछूता है, वंचित है, मैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल। तो जीएस तोमर जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने बताया कि इनका क्या विजन है और यदि इन्हें टिकट मिलती है तो ये क्या करेंगे, यदि टिकट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे। और युवा चेहरे की यहाँ पर बात हुई है। पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम अब राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान के द्वारा उन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, किस तरह की चीज़ें रहती है, ये तो अब समय ही यहाँ पर बता पाएगा। लेकिन जीएस तोमर जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपने आवेदन किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहिए। मनोज ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसे एक छोटे से उम्मीदवार को या टिकट के इच्छुक को जो इंटरव्यू के लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, नमन करता हूं मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रूनेस्ट रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी ने, हमारे शिमला से कॉरेस्पॉन्डेंट राजीव जी ने और साथ ही में सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।